कोरोना अब नहीं लौटेगा। इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित जिन देशों ने एक योजना और रणनीति के तहत वायरस को काबू में किया है, उनसे भारत क्या अब भी कुछ सबक सीख सकता है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गिरफ्त में है। बीते 24 घंटों में 3,32,000 से ज्यादा केस आए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और जानकारों का मानना है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। भारत की तरह ही कई दूसरे देशों ने भी दूसरी लहर के काफी बुरे हालात देखे, पर एक अच्छी रणनीति बनाकर वो अब महामारी के बुरे दौर से बाहर निकल आए हैं। वहां जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन आखिर उन देशों ने ऐसा किया कैसे? क्या भारत उनसे कोई सबक ले सकता है? एक वक्त पर ब्रिटेन दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश था। वहां की 6 करोड़ 60 लाख की आबादी में से वायरस ने 1,27,000 लोगों की जान ले ली थी। इस साल जनवरी में ब्रिटेन ने दूसरी वेव का पीक आया। उस वक्त वहां हर रोज संक्रमण के 60,000 नए मामले आ रहे थे और 1,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन 20 अप्रैल को संक्रमण के नए मामले थे 2,524 और उस दिन 33 लोगों की ही जान गई थी। सरकार का कहना है कि साल की शुरुआत में लगे लॉकडाउन की वजह से संक्रमण फैलने की रफ्तार में कमी आई, लेकिन ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान भी काफी कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। वहां अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों यानी कि आधी आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इनमें भी 1 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। देखते हैं ब्रिटेन में वैक्सीनेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। नई वैक्सीन की पहली डोज। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन अब ब्रिटेन में भी आ गई है। ये वैक्सीन बिल्कुल सही समय पर आई है क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई पिछले कुछ हफ्तों से धीमी हो गई है। 50 साल से कम उम्र के लोग भी अब वैक्सीन के लिए रजिस्टर हो पा रहे हैं। कैरोलाइन और मार्क 48 साल के हैं। ऑनलाइन बुकिंग के एक दिन बाद उन्हें वैक्सीन लग गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वैक्सीन लग गई। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। 48 साल के मार्टिन को भी मॉडर्ना की वैक्सीन लगी। अब लगता है कि मैं भी उन 3 करोड़ लोगों में शामिल हो गया हूं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। विमान के जरिए वैक्सीन स्कॉटलैंड के सबसे सुदूर द्वीप फेयर आइल में पहुंचाई गई, जहां केवल 48 लोग ही रहते हैं। यहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। वैक्सीन उन्हें शहर आने जाने में सुरक्षित रखेगी। सरकार का कहना है कि 50 साल और उससे ऊपर के लोग प्राथमिकता समूह में शामिल हैं। उन्हें पहली डोज दे दी गई है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 45 साल से ऊपर के लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एहतियात बरतने को कह रहे हैं। The success of the vaccine rollout is great, but it's not just the vaccine rollout that's causing the reduction in deaths and infection. Overwhelmingly, that's been delivered by the lockdown. Now, we need to continue to be cautious and be sensible as we roll forward with the vaccination program. भविष्य में वैक्सीन की सप्लाई को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारियों और नेताओं का मानना है कि युवाओं को वैक्सीन देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन की सप्लाई को लेकर हम आश्वस्त हैं और सब ठीक चल रहा है। हम 50 साल और उससे ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही जुलाई के अंत तक सभी वयस्कों को टीका लगा देंगे। बीते हफ्ते दक्षिणी लंदन के कुछ हिस्सों में टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों से अनुरोध किया गया कि वो टेस्ट करवाएं क्योंकि वहां दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट होने की पुष्टि हुई थी, जो एक केयर होम में भी पाया गया। अधिकारियों का मानना है कि इस वेरिएंट का ताल्लुक फरवरी में अफ्रीका से आए एक ट्रैवलर से है। ये याद दिलाता है कि वायरस का खतरा निरंतर बना हुआ है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। और अब हम एक और मुल्क की बात करते हैं जिसने कोरोना को हराने में मिसाल कायम की है, और ये है मध्य पूर्व का देश इजराइल, जिसने अपनी आबादी के 55% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। अब इजराइल ने लॉकडाउन में ढील दे दी है और वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को एक ग्रीन पास जारी कर दिया है, जिसे दिखाकर जिम और थिएटर में जाया जा सकता है। लोग अब कॉन्सर्ट्स और खेल आयोजन देखने भी जा सकते हैं, पर एक सीमित संख्या में ही। एक वक्त वहां प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जो कि अब 500 से भी कम रह गए हैं। लेकिन इजराइल ने ऐसा किया कैसे?
कोरोना पर काबू कैसे मिला उसे, ये कामयाबी हासिल कैसे हुई, यही जानकारी इसी जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की वहां वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा से। इजराइल से सीखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि यहाँ का नेतृत्व जो है वो लगातार सक्रिय था। यहाँ पर जब आभास हुआ कि ये महामारी जो है ये गंभीर आकार ले सकती है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ की आबादी को जो है वो झेलना पड़ सकता है, तो जैसे ये आभास हुआ यहाँ का नेतृत्व जो है वो लगातार न सिर्फ जनता के संपर्क में बना रहा बल्कि हर तरह की यहाँ पर तैयारी की गई। यहाँ पर दवाइयां जो हैं उसका प्रबंध किया गया। साथ ही साथ जब इन्हें ये आभास हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, तो इन सारी चीजों का प्रबंध तो यहाँ के नेतृत्व ने किया ही, साथ ही साथ दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स थे उनके साथ यहाँ के प्रधानमंत्री खुद स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो उनके संपर्क में रहे। वो यहाँ पर देश को, राष्ट्र को हर रोज संबोधित करते रहे। इसके अलावा उन्होंने जब भी इस तरह का कोई भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो वो खुद मास्क भी लगा कर आते थे। लोगों को वो मास्क लगाने, गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं अपने दोस्तों से या परिवार के लोगों के साथ। तो एक जो चीज जो भारत में भी काफी जो है लोकप्रिय हुई थी, तो उन्होंने लोगों से यहाँ तक गुजारिश की थी कि आप जब लोग आपस में मिलें तो आप भारतीय अंदाज में नमस्ते एक दूसरे को करें। एक और इसके साथ चीज जो जोड़ी जा सकती है, नेतन्याहू जब पूरी दुनिया अभी सोच रही थी कि वैक्सीन या इसका क्या इलाज हो सकता है, ये कैसे रोका जा सकता है, फरवरी 2020 में जब अभी लॉकडाउन की भी बात नहीं शुरू हुई थी, तभी यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राइल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे और उसे पैसे भी मुहैया करवाया गया था कि वो वैक्सीन की तैयारी शुरू करे। उसके बगैर इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। जो वैक्सीनेशन यहाँ पर मास वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलाया गया, उसका ही असर है कि आज जो है इस्राइल में लोग बगैर मास्क के घूम सकते हैं। ओपन स्पेसेस में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केसेस जो है 100 से भी नीचे जो है वो रिपोर्ट की जा रही हैं। बिल्कुल सही है, बगैर लोगों के समर्थन और सपोर्ट के ये संभव नहीं था। नेतृत्व जो है उन्होंने नियम बनाए, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने भी नियम का किसी हद तक पालन किया। भारत के लिए भी कई सबक बाकी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना की मार झेलने के बाद अब कैसे संभल रहा है ब्रिटेन। बीबीसी दुनिया में बहुत कुछ है बाकी। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ब्रिटेन में इस साल की शुरुआत में लगे लॉकडाउन और वैक्सीनेशन अभियान का असर दिखने लगा है। कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार में कमी आई है, जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। 12 अप्रैल से वहां सभी गैर जरूरी दुकानें जैसे कि जिम, ब्यूटी पार्लर और गार्डन वगैरह 3 महीने बाद फिर से खुल गए। बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल ने ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में मौजूद दक्षिण एशियाई मूल के कारोबारियों से बात की और जाना कि अब उनका काम कैसा चल रहा है। राजकौर उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में ब्यूटी पार्लर चलाती है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। राज इंग्लैंड के उन हजारों कारोबारियों में शामिल है जिन्हें 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद कस्टमर्स का दोबारा स्वागत करने का मौका मिला है। 12 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद राज को आने वाली फोन कॉल्स का सिलसिला थम नहीं रहा। उनके मुताबिक उन्हें रिकॉर्ड संख्या में बुकिंग्स मिल रही है। मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ओपन किया है और मैं लॉन्ग आवर्स काम कर रही हूँ। मैं टायर्ड हूँ क्योंकि अभी जैसे ऑल डे फुल डे काम कर रही हूँ और तो स्टिल कस्टमर जैसे फ़ोन कर रहे हैं बुकिंग से लिए। जैसे इनकम है जो भी है इस सालों से आ रही है, मैं और कोई काम नहीं करती हूँ, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल्स किए। जो हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी हमने वो यूज़ की है। लॉकडाउन का वक्त सिर्फ राज ही नहीं उनके क्लाइंट्स के लिए भी चुनौती भरा रहा है। जब से बोरिस जॉनसन ने वो अनाउंस किया कि अब हम 12 अप्रैल से सब दुकान खोलेंगे, मुझे बहुत खुश हुआ क्योंकि पार्लर फिर से जा पड़ेंगे और आईब्रो सब वगैरह हम
करवा सकते। सैलून न खुल पाने से अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खुद आईब्रोज बनाने की कोशिश की मगर मैं अच्छे से नहीं कर पाई। सलीम ब्रैडफोर्ड में जिना नाम का करी हाउस चलाते हैं। राज की तरह उन्हें भी लॉकडाउन के बाद रिकॉर्ड तादाद में ग्राहक मिल रहे हैं। हालांकि नए नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, पब्स और कैफेज सिर्फ खुली हवा में ही ग्राहकों को सेवा दे सकेंगे। महीनों बंद रहने के बाद जिना रेस्टोरेंट में ग्राहकों के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई है। हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की, पेपर वर्क की, साइनेज की, इसके अलावा एहतियात की, क्रॉस कंटामिनेशन तो पहले भी थी और अभी तो और हमें केयरफुल होना पड़ेगा। स्टाफ जब सर्व करेंगे, कस्टमर भरा हुआ होगा, उनको ग्लव्स लगाने पड़ेंगे, उनको मास्क लगाने पड़ेंगे। रिस्पॉन्स कैसा था? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। कस्टमरों के सोशल मीडिया पे कब ओपन कर रहे हैं, कितनी सीटिंग होगी, हमें टेबल मिलेगा, ये होगा। लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और खुली हवा में खाना ग्राहकों को कितना रास आ रहा है? देखिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर के अंदर हम मैसूर थे, अब यह कम से कम जो है ना अब ओपन एयर पे, ओपन स्पेस में जो जिना में जिस तरह भी बाहर जो है ना ये टेंट लगाया, इसमें हम आ सकते हैं। सिस्टम किया है ये बफे का, इफ्तारी का है, सो इस बहुत अच्छी बात है ये कि हम वापस फिर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यूके के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर यहाँ के रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों पे ज़्यादा पड़ा है। दोनों सेक्टर्स में कोरोना वायरस के चलते तकरीबन 5 लाख लोगों की नौकरियां गई है। इसके अलावा देश भर में लगभग 15,000 रिटेल स्टोर्स को ताला लग गया है। माना जा रहा है कि अगर इंग्लैंड में 21 जून तक कोरोना वायरस के मामलों में कमी आती रही तो सभी तरह की पाबंदियां हटा ली जाएगी और आम जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट सकेगी। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। तो ब्रिटेन में धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर आती जिंदगी। वैसे हम आपको बता दें कि आज से ब्रिटेन का भारत पर लगाया गया ट्रैवल बैन अमल में ला दिया गया है। यानी अब भारत का कोई भी नागरिक अगले आदेश तक ब्रिटेन नहीं जा सकेगा। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। अब सिर्फ आयरलैंड और ब्रिटेन के नागरिक ही भारत से ब्रिटेन जा पाएंगे, लेकिन उनका भी क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। तो एक तरफ कई जगह अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन भारत में कईयों की जिंदगी फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलाएंगे बर्फ से खूबसूरत मूर्तियां बनाने वाले कलाकार से। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं BBC दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब बात श्रीलंका के एक ऐसे शिल्पी की जो पिछले 25 साल से बर्फ से सुंदर कलाकृतियां बना रहे हैं। अपने इस हुनर से उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया है। उनकी बनाई कलाकृतियों में मशहूर हस्तियों की मूर्तियां तो हैं ही, उन्होंने बर्फ का एक रेस्टोरेंट, एक बार भी बना डाला है। देखिए BBC संवाददाता दहामी राणा वीरा की रिपोर्ट। बर्फ से बनी ये सुंदर कलाकृतियां पुरस्कार विजेता बर्फ शिल्पी असंका अमरसिंघे के हुनर का कमाल हैं। वो श्रीलंका के हैं और दक्षिण लंदन में रहते हैं। आपके सामने मूर्तियां। जब हम बर्फ से मूर्ति बनाते हैं तो अपने फ्रीजर स्टूडियो में -15 डिग्री तापमान बनाए रखते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बर्फ से केवल एक हंस बनाकर खाने की टेबल पर रखा जा सकता है, लेकिन आज बर्फ से आकृतियां बनाने में कई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पहली बार 2014 में रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय आइस स्कल्पचर कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मैं तीसरे स्थान पर आया था। साल 2018 से मुझे कनाडा में लेक लुइस आइस मैजिक इंटरनेशनल फेस्टिवल में जज के रूप में बुलाया जा रहा है। फिर 2020 में मुझे अमेरिका के अलास्का में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े आइस कंपटीशन में मुख्य जज बनने का अवसर मिला। वहाँ 4-5 मीटर लंबी बर्फ की मूर्तियाँ थीं और प्रतियोगिता -30 से -40 डिग्री तापमान में आयोजित की गई थी।
परिवेश चाहे जैसा हो, अगर हमारे अंदर जज्बा और सीखने की ललक है तो हम सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। මේ වගේ දෙයක් කරන පරිසරයක් ලංකාවේ තියෙනවා කියලා මම හැමවිලම කියන්නේ परिसरය කෙසේ වෙතත් සමන්ට ආශාව සහ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම්। और इटली के एक शहर ने जिसे फूलों की पीली चादर ओढ़ ली है। इटली के आम्रिया इलाके में बहार आई है। फिलहाल ये फूल लोगों को खुश कर रहे हैं और जब ये रैपसीड सूख जाएंगे तो इनसे तेल बनेगा, लेकिन इन्हें देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और कार्यक्रम कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।